भाई लोग, सोलैंड के फिनाल एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। इससे पहले कि मैं सोलैंड के फाइनल एपिसोड को एक्सप्लेन करूं, मैं किसी का दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं, क्योंकि उनकी हेल्प के बिना मुझे अपनी फैन सीरीज़ को एक्सप्लेन करने में बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता। मैं सबसे पहले टेंसेंट वीडियो एनिमेशन को थैंक्स कहना चाहूँगा, क्योंकि उन्होंने ही सोल एंड जैसी कमाल की दोंगा को एनिमेट किया है। मैंने जिन इमेजेस का यूज़ किया है उनमें ज़्यादातर टेंसेंट वीडियो एनिमेशन को ही बिलोंग करते हैं। इसके बाद मैं फ़ैन गर्ल विथ मी वाले भाई को थैंक्स कहना चाहूँगा, क्योंकि मैंने इनकी वीडियो से भी कई सारे इमेजेस को बिना पीछे ले लिया है। शायद टेंसेंट के बाद सबसे ज़्यादा इमेजेस मैंने इसी भाई की वीडियो से चुराए हैं। अब मैं थैंक्स कहना चाहूँगा सोल मानिया को, क्योंकि मैंने इनके भी वीडियो से बहुत सारी इमेजेस का स्क्रीनशॉट ले रखा है। यहाँ तक कि मैंने इनकी परमिशन भी नहीं ली है, बिल्कुल बाकियों की तरह। इसके बाद मैं गूगल को भी थैंक्स कहना चाहूँगा, क्योंकि मैंने कई सारे इमेजेस गूगल से निकाले हैं और मैंने इनकी भी परमिशन नहीं ली है। मैंने अपनी फैन सीरीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए कई सारे यूट्यूब चैनल से इमेजेस लिए हैं, जिनमें हॉट एनिमे, डेली एनिमे, एनिमे बॉक्स, वीटीवी, मिस वॉइस ओवर, तांगसन। इनके अलावा मैंने एक दो और चैनल से इमेजेस का स्क्रीनशॉट लिया था, क्योंकि मैंने इनसे बिना पूछे इमेजेस लिए हैं, तो यह एक तरह से चोरी ही है और यह मेरी गलती है। मुझे इन सब से परमिशन ले लेना चाहिए था, क्योंकि मैंने गलती की है, इसे पनिशमेंट तो बनती है। अब इससे पहले कि मुझे कोई पनिशमेंट मिले, मैं सोलैंड के फाइनल एपिसोड को एक्सप्लेन कर देता हूँ। एपिसोड की शुरुआत में हम श्रेक स्कूल का सीन देखते हैं, जिसे बहुत अच्छे से सजा कर रखा गया था। डीन फेंडर उस शादी को होस्ट कर रहे थे। इस शादी के अंदर गॉड्स को भी इनवाइट किया गया था। सी गॉड, फूड गॉड और नाइन कलर गॉडेस तो वहाँ पहले ही पहुँच गए थे, जो सभी को ऑटोग्राफ दे रहे थे। पर तभी वहाँ असुर गॉड भी एंट्री मारते हैं, जिसे देख सी गॉड थोड़े इरिटेट हो जाते हैं। सी गॉड और असुर गॉड का रिलेशन फ्रेंडली है। इसके बाद डीन सेरेमनी को शुरू करते हैं। वे सभी जोड़ियों को इनवाइट करते हैं, जिसके बाद तांग्स और उसके सभी फ्रेंड्स वहाँ पर आ जाते हैं, जिसकी वजह किक करके उन सभी की फ्यूचर वाइफ वहाँ पर एंट्री मारती है। ग्रैंड मास्टर और बाकी सब बहुत ज़्यादा खुश थे। वहाँ का माहौल भी बहुत अच्छा था। इस शादी के अंदर गॉड्स को भी इनवाइट किया गया था, जिस वजह से यहाँ का माहौल तो देखते बन रहा था। मैं तो भगवान विष्णु से यही दुआ करता हूँ कि वे मुझे हमेशा सिंगल ही रखे। शेकडल बाकी सब एक साथ बहुत अच्छे लग रहे थे। दाइमो बाई जोजिंग के साथ था, ऑस्कर निंगरोंग के साथ था, बियाओ जुंगी के साथ थी, जियांग मोटू के साथ थी, तांगसन शाओ के साथ था। वे सभी एक साथ बहुत अच्छे लग रहे थे। वेडिंग सेरेमनी के पूरा होने के बाद फाइनली तांगसन और उसके सभी फ्रेंड्स कपल बन गए थे। सभी उन्हें ब्लेसिंग देते हैं। फाइनली हमारे सोलैंड का फिनाले ख़त्म हो चुका है और मेरी फैन सीरीज़ भी कंप्लीट हो चुकी है। सच बताऊं तो मैं फेंग शैतन और जीवा की भी शादी यहीं पर करने की सोच रहा था, पर मैंने अपना मन बदल दिया। काश गेमिंग को भी कोई लड़की मिल जाती तो बेचारे का भी घर बर्बाद, मेरा मतलब घर आबाद हो जाता। पर टेंसेंट वालों ने बेचारे किमिंग के बारे में कुछ भी नहीं सोचा। मैं बहुत समय से किमिंग के लिए सोलैंड के अंदर लड़की खोज रहा था, क्योंकि टेंसेंट वालों ने मेन टाइमलाइन के अंदर उसे मरवा दिया,
क्योंकि मेरी फैन सीरीज़ के अंदर कीमिंग अभी भी ज़िंदा है, क्योंकि मैंने अपनी फैन सीरीज़ के अंदर उसे ज़िंदा रखा है, तो मेरी ये ज़िम्मेदारी बनती है कि मैं उसका घर बसाऊं। लेकिन मुझे खुद नहीं पता कीमिंग को कौन पसंद करती है। आप लोगों को क्या लगता है कीमिंग को किससे शादी करनी चाहिए? अगर मुझसे पूछोगे तो मैं तो ज़्यूकिंग ही की सिस्टर को कीमिंग के लिए चूज़ करूँगा, पर इसके लिए मुझे तियान एम्पायर के एम्परर से रिश्ते की बात करनी पड़ेगी। लेकिन ये काम मेरे बस का नहीं है, इसलिए मैं डीन फाइंडर को ही रिश्ते की बात करने भेज दूँगा। भाई लोग, जाते जाते मैं आप सभी को थोड़ी और इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ, लेकिन ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। आप लोगों को क्या लगता है मुझे बताना। मैं आप सभी को शवों के फादर के बारे में बताना चाहता हूँ। मुझे ऐसा लगता है शव के फादर को ग्रैंड क्रोकोडाइल मास्टर ने मारा है। हालांकि मैं बस गैस ही कर रहा हूँ, क्योंकि हमें सोलैंड के अंदर बहुत कम सोल बिस्ट दिखाए गए हैं, और अगर हम सेंचुरी मिलेनियम सोल बिस्ट की बात करें तो वो तो हमें बहुत रेयरली ही दिखाई देते हैं। सोलैंड के अंदर बहुत कम सोल मास्टर हैं जिनके पास सेंचुरी मिलेनियम ईयर की स्प्लिट रिंग है, जिसमें तांग हाव, तांग सन, शेगडेविल, बिबिदोंग और गिने चुने ग्रैंड स्वर्ण मास्टर आते हैं। इन सभी ग्रैंड स्वर्ण मास्टर में से तांग चैन, बोसाइक्सी और कियांदोलियो को साइड कर दे तो बाकी के जितने ग्रैंड स्वर्ण मास्टर हैं उनके पास जो सेंचुरी मिलेनियम ईयर की स्प्लिट रिंग है उनके ओरिजिन के बारे में हमें बताया गया है। जैसे कि तांग हाव को अपनी 9th स्प्लिट रिंग यन से मिली थी। भाई लोग, मैं अभी अपनी फैन सीरीज़ की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आप सभी को मेन सोलैंड की स्टोरी बता रहा हूँ। विविधों को अपनी 9th स्प्लिट रिंग शव के मोम से मिली थी। देखा जाए तो ग्रैंड क्रोकोडाइल मास्टर को छोड़कर बाकी के जितने ग्रैंड सोलैंड मास्टर हैं उनकी सेंचुरी मिलेनियम ईयर की स्प्लिट रिंग के उनके ओरिजिन के बारे में हमें बताया गया है। लेकिन ग्रैंड क्रोकोडाइल मास्टर के 9th स्प्लिट रिंग के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है कि उन्हें अपनी 9th स्प्लिट रिंग कब और कैसे मिली, या फिर किस बीस्ट से मिली। लेकिन हमें सोलैंड के अंदर शवों के फादर के बारे में बताया गया था, जो कि स्टार दो ग्रेट फर्स्ट के कोर में गए थे पर कभी लौट कर नहीं आए। इसलिए मुझे ऐसा लगता है जब शव के फादर स्टार दो ग्रेट फर्स्ट गए थे तब ग्रैंड क्रोकोडाइल मास्टर ने उन्हें मारकर अपनी 9th स्प्लिट रिंग को हासिल किया होगा। हालांकि मैं इस पर 100% तो श्योर नहीं हूँ, क्योंकि मैं बस टूटी हुई कड़ियों को जोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। क्योंकि मेन सोलैंड के अंदर हमें बहुत कम सेंचुरी मिलेनियम सोल बिट के बारे में बताया गया है, जिनमें शव के फादर भी एक थे। और रही बात उन ग्रैंड सोलन मास्टर की जिनके पास सेंचुरी मिलेनियम ईयर की स्प्लिट रिंग है, उनमें से ग्रैंड क्रोकोडाइल मास्टर को छोड़कर बाकी सभी ग्रैंड सोलन मास्टर के 9th स्प्लिट रिंग के ओरिजिन के बारे में हमें बताया गया है। देखा जाए तो मेरी ये थ्योरी काफ़ी हद तक सही भी है। आप लोगों को क्या लगता है शव के फादर को किसने मारा होगा? हमारी वीडियो अब एंडिंग की तरफ बढ़ रही है, इसलिए जाते जाते मैं आप सभी को एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ जो किसी गॉड टैलेंट से जुड़ा हुआ है। क्योंकि ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, इसलिए आप सभी इसे ज़्यादा सीरियसली मत लेना। भाई लोग, आप सभी ने तांगसन के पास सी गॉड टैलेंट तो देखा होगा, जो कि उसे सी गॉड के 7 ट्रायल को पास करने के बाद मिला था। यह ट्राइडेंट एक ट्रू डिवाइन वेपन है, लेकिन ये सीगो ट्राइडेंट उतना भी सिंपल नहीं है। जहाँ तक मुझे लगता है इसकी भी अपनी हिस्ट्री है। बहुत लोगों को यही लगता है कि सीगो ट्राइडेंट को पुराने सीगॉड ने बनाया है, जिनकी इनहेरिटेंस को तांगसन ने एक्सेप्ट किया था, पर मुझे ऐसा नहीं लगता। सीगो ट्राइडेंट एक डिवाइन वेपन है
जिसे सिर्फ गॉड ही क्रिएट कर सकता है। जो पुराने सी गॉड थे उन्होंने ट्राइडेंट को नहीं बनाया था, उन्होंने बस ट्राइडेंट को हासिल किया था। और यह बात मैंने ही खुद सी गॉड ने कही थी जब तांगसन सी गॉड के 7 ट्रायल को दे रहा था। तब तांगसन ने सी गॉड से पूछा था क्या यह टेस्ट उनकी विल से ओरिजिनेट हुआ है। तब सी गॉड ने खुद इस बात को एक्सेप्ट किया था। हालांकि सी गॉड ने क्लियरली ये नहीं कहा था कि उन्हें यह ट्राइडेंट किसी और से मिला है, पर उनकी बातों से हमें ये तो पता चलता है कि सी गॉड ट्राइडेंट को उन्होंने नहीं बनाया है। अगर किसी को अब भी डाउट है तो मैं उन्हें एक और रीज़न दे देता हूँ। आप सभी ने सी गॉड और एंजल गॉड की फाइट देखी होगी, जिसमें पुरानी एंजल गॉड ने सी गॉड को सरपास करने के लिए एंजल शॉट को निकाल दिया था, जिसके बाद वह एंजल गॉड बन गई। उस दौरान सी गॉड लेवल 99 के पीक के सोल मास्टर थे, लेकिन इसके बावजूद उनके पास सी गॉड टैलेंट था, जो कि एक ट्रू डिवाइन वेपन है जिसे कोई लेवल 99 का सोल मास्टर क्रिएट नहीं कर सकता। यहाँ तक कि बोसैक्सी ने जब तांगसन उसके फ्रेंड्स को सी गॉड की कहानी बताई थी, तब उन्होंने ये कहा था कि 1000 साल पहले जब ओशन ट्राइब्स के बीच जंग चल रही थी, तब इस जंग को रोकने एक लेवल 99 का टैलेंटेड ओशन सोल मास्टर आया, जिसने टैलेंट को लेकर अनगिनत लड़ाइयाँ लड़ी और कई सारी ओशन ट्राइब्स को बचाया। बोसैक्सी की बातों से भी ये पता चलता है कि सी गॉड ट्राइडेंट बहुत पहले से ही दोनों कॉन्टिनेंट के अंदर मौजूद था। तब से जब सी गॉड गॉड नहीं बने थे, हम जितना सोचते हैं सी गॉड ट्राइडेंट उतना भी सिंपल नहीं है। जहाँ तक मुझे लगता है सी गॉड ट्राइडेंट को एक गॉड क्रिएट किया होगा, और इसकी बहुत ज़्यादा संभावना है कि सी गॉड ट्राइडेंट को क्रिएट करने वाला गॉड किंग लेवल का पावर हाउस होगा, जिसके पास फ्यूचर देखने की पावर रही होगी। जब उस गॉड ने ट्राइडेंट को क्रिएट किया होगा, तब उसने इस ट्राइडेंट को ओशन के अंदर ही छोड़ दिया होगा, ताकि फ्यूचर में इस ट्राइडेंट को इसका रियल ओनर मिल सके। जहाँ तक मुझे लगता है इस ट्राइडेंट को बनाने वाला अपने समय में बहुत काइंड पर्सन रहा होगा। वह चाहता था कि इस ट्राइडेंट को उसी की तरह कोई दयालु व्यक्ति हासिल करे, इसलिए उसने इस ट्राइडेंट के अंदर अपने विल को छोड़ा होगा, ताकि कोई वर्दी इंसान इस ट्राइडेंट को हासिल कर सके। शायद इसी वजह से जितने भी सी गॉड बने हैं वे बाकी गॉड्स की तुलना में हमेशा से दयालु रहे हैं, चाहे वो पुराने सी गॉड हो या हमारा तांगसन। शायद ऐसा भी हो सकता है इस टैलेंट को बनाने वाले ने फ्यूचर में तांगसन को ही देखा होगा। उसे टैलेंट के लिए तांगसन ही सबसे काबिल इंसान लगा होगा। हो सकता है वह टैलेंट को तांगसन तक ही पहुंचाना चाहता हो। अब कुछ भाई लोग जिन्होंने नोवेल पढ़ कर रखा है वे ये पूछने लगेंगे कि अगर टैलेंट को बनाने वाले ने गॉड किंग लेवल को अचीव किया है तो वह डिवाइन रेलम में क्यों नहीं था। सच बताऊं तो मेरे पास भी इसका कोई सटीक जवाब नहीं है। ऐसा हो सकता है जब वह पर्सन गॉड बना होगा तब डिवाइन रेलम एग्जिस्ट ही ना करता हो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि टैलेंट को जिस गॉड ने बनाया था वह ड्रैगन गॉड से भी पहले गॉड लेवल को अचीव कर चुका था, लेकिन इसकी पूरी संभावना है कि गॉड रेलम बनने से पहले वह गॉड अस्तित्व में आ चुका था। हो सकता है गॉड बनने के बाद वह यूनिवर्स को एक्सप्लोर करने चला गया हो, जैसे कि सोल लैंड के एंड में सी गॉड और असुरा गॉड अपनी सारी जिम्मेदारी तांगसन के ऊपर छोड़कर यूनिवर्स को एक्सप्लोर करने चले गए थे। मुझे ऐसा लगता है सोल लैंड 5 के बाद
जब तांगसन अपनी सी गॉड की ब्लड लाइन को गॉड किंग लेवल तक कल्टीवेट करेगा, तब शायद उसे टाइटेंट को बनाने वाले का कोई मैसेज मिल जाए जो तांगसन की लाइफ में एक नया टर्निंग पॉइंट ले आए। हो सकता है इसका कनेक्शन उस गॉड रेलम से हो जिसके डिस्ट्रॉय होने पर स्पेस टाइम ट्रेबुलेशन बना था। जितने भी भाई लोग नॉवेल पढ़ते हैं उन्हें स्पेस टाइम ट्रेबुलेशन के बारे में तो पता ही होगा, जिसने डिवाइन रेलम को लगभग डिस्ट्रॉय कर दिया था। नॉवेल पढ़ने वाले भाई लोगों ने एक बात तो ज़रूर नोटिस की होगी, जिसमें डिवाइन रेलम के पुराने गॉड्स ने स्पेस टाइम ट्रेबुलेशन के डिवाइन रेलम से टकराने की भविष्यवाणी पहले ही कर दी थी। सोल लैंड के अंदर ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो अब तक छुपी हुई हैं, जिनके ऊपर से धीरे धीरे पर्दा उठने वाला है। कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि अगर टाइटेंट को बनाने वाला पहला सी गॉड था तो वह इतनी जल्दी गॉड किंग लेवल पर कैसे पहुंच गया। मेरे पास इसका एक अच्छा जवाब है। आप सभी को पता ही होगा, ओशन का साइज़ 2 लोग कॉन्टिनेंट से 3 गुना ज़्यादा बड़ा है। 2 लोग कॉन्टिनेंट के अंदर बहुत सारे गॉड हैं, जिनमें से कुछ गॉड तो गॉड किंग लेवल पर थे, लेकिन इसकी भी संभावना है कि टाइडेंट को जिस गॉड ने बनाया है वह असुर गॉड से भी पहले एग्जिस्ट करता हो। सी गॉड टाइडेंट उतना भी सिंपल नहीं है जितना हम सोच रहे हैं। हो भी सकता है मैं कुछ ज़्यादा ही सोच रहा हूँ, पर मैं इतना तो जानता हूँ, सी गॉड टाइडेंट को पुराने सी गॉड ने नहीं बनाया है। इस सी गॉड टाइडेंट की क्या हिस्ट्री है वो तो हमें आगे ही पता चलेगी जब सोलैंड के बाकी के सीज़न आएंगे। मैंने जो थ्योरी आप सभी को बताई है वह सिर्फ एक संभावना है, लेकिन जैसा कि मैं हमेशा से कहता हूँ, हम संभावनाओं को कभी नकार नहीं सकते। मैं उम्मीद करता हूँ मेरी थ्योरी आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो के बाद मेरे चैनल पर सोलैंड से रिलेटेड बस एक आखिरी वीडियो आएगी, जिसके बाद मेरी फैन सीरीज़ पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी। एक और बात, मैं उन सभी का धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने मेरे साथ दिया। सच कहूँ तो मैं मोटिवेशन जैसी चीज़ों पर विश्वास नहीं रखता, क्योंकि मेरा ये मानना है मोटिवेशन को इस दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए। मोटिवेशन कमज़ोरी का प्रतीक है। इंसान को मोटिवेशन की ज़रूरत तब पड़ती है जब वह मानसिक रूप से कमज़ोर हो जाता है। जो इंसान मोटिवेशन के सहारे अपने लक्ष्य को हासिल करता है, वह कामयाबी की कितनी ऊंचाई तक क्यों न पहुंच जाए, वह कभी संतुष्ट नहीं हो सकता। आज का इंसान मानसिक रूप से इतना कमज़ोर हो चुका है कि उसे अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए बाहर से मोटिवेशन जैसी चीज़ों का सहारा लेना पड़ रहा है। मैं ऐसे बहुतों को जानता हूँ जो मोटिवेशन पर अंधविश्वास रखते हैं, लेकिन वे ये नहीं जानते कि ये उन्हें किस हद तक हानि पहुँचा सकते हैं। अगर हर इंसान मोटिवेशन के सहारे अपने लक्ष्य को हासिल करने में लग गया तो वे सभी अपना स्वाभिमान खो बैठेंगे। उनका आत्मविश्वास इतना कमज़ोर हो जाएगा कि वे अपनी आत्मरक्षा के लिए भी दूसरों पर निर्भर होने का मजबूर हो जाएंगे। इंसान सिर्फ प्रत्यक्ष रूप से नज़र आने वाली समस्याओं को ही असली समस्या मानते हैं, लेकिन वे ये नहीं जानते कि अप्रत्यक्ष रूप से जो समस्याएं उत्पन्न होती हैं वह प्रत्यक्ष रूप से उत्पन्न हुई समस्याओं से कई ज़्यादा घातक होते हैं। इंसानों के बीच हमेशा से मतभेद रहे हैं, और यही मतभेद उनके विकास और उनके विनाश के प्रमुख बिंदुओं में से एक हैं। भले ही मैं इस दुनिया और यहाँ के इंसानों के बारे में ज़्यादा नहीं जानता, पर मैं इतना ज़रूर जानता हूँ, इंसान खुद अपने दुश्मन हैं जो बस आगे बढ़ना चाहते हैं। वे खुद को बेहतर बनाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, चाहे इससे दूसरे इंसानों या इस धरती का कितना भी नुकसान क्यों ना हो। वे बस
आगे बढ़ना चाहते हैं। मुझे इंसानों को बदलने में कोई दिलचस्पी नहीं है, पर मैं किसी ऐसे को जानता हूँ जो सब कुछ बदल सकता है, लेकिन फ़िलहाल वह एक्शन के मूड में नहीं है। मैंने उससे एक बात सीखी है, मैं उम्मीद करता हूँ वह आपके काम आए। एक और बात, मैं अपने कुछ दोस्तों के साथ गेम खेलने की सोच रहा था, पर मैं अब तक उनके साथ एक गेम भी नहीं खेल पाया। अब तो बी आर रैंक का नया सीज़न भी आ गया है, इसलिए मैं गेम के अंदर उनका वेट करूँगा।